Hello students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College कोटा। और बीए थर्ड ईयर के हम वीडियोस बना रहे थे पेपर 2 के, जो कि समकालीन भारत की सामाजिक समस्याओं से संबंधित है। और इस कड़ी में बहुत सारी सामाजिक समस्याओं की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसी श्रृंखला में आज जो हम बात करेंगे वो जो वह वर्तमान में जो एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या के रूप में हमें देखने के लिए मिलती है। और निश्चित रूप से हम सभी समाज की इस समस्या से हम संबंधित हैं। और बीइंग ए गर्ल, बीइंग ए वीमेन, हम कहीं ना कहीं इस समस्या को अपने आसपास के परिवेश में भी घटित होता हुआ देखते हैं। तो ये समस्या है दहेज की समस्या और विवाह विच्छेद की समस्या। तो अभी इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वह है दहेज की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ डाउरी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि वर्तमान भारत को देखें, आधुनिक भारत को देखें, दहेज की जो समस्या है वो एक गंभीर समस्या के अलावा समाज की एक बहुत गंभीर बुराई के रूप में हमें देखने के लिए मिलती है। और इसकी जड़ें समाज में और अधिक गहरी होती जा रही हैं। तो सबसे पहले हमें दहेज का अर्थ जानना आवश्यक है। तो भारतीय कानून के द्वारा यह माना जाता है कि दहेज वह है जो वधू पक्ष के द्वारा दामाद को अथवा उसके माता पिता को नकदी या अन्य रूप में जो कुछ भी दिया जाता है वह दहेज के रूप में जाना जाता है। और कानूनन दहेज लेना और दहेज देना दोनों को अपराध घोषित किया गया है। और यह समस्या हमें सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप, भारत, अफ्रीका, दुनिया के अन्य भागों में भी जो दहेज की समस्या है, दहेज की जो प्रथा है, इसका प्रचलन रहा है और उसका एक लंबा इतिहास है। यदि हम भारतीय समाज को भी हम देखने की कोशिश करें तो जिस समय पर हमारे जो आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, प्राजापत्य विवाह, जब हम विवाह के इन स्वरूपों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि वधू मूल्य और कन्या मूल्य के रूप के साथ साथ के रूप में हमें जो दहेज है वो दिखाई देता है। या फिर जो उपहार हैं उन उपहारों के रूप में वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष को कुछ सामान, आभूषण इत्यादि दिया जाना। इस तरह के जो प्रोविज़न है वो हमें प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में भी देखने के लिए मिलते रहे हैं। भारत में इसे दहेज, हुंडा या वर दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है तथा वधू के परिवार द्वारा नकद या वस्तुओं के रूप में यह वर के परिवार को वधू के साथ दिया जाता है। और वर्तमान समय में देखें तो आधुनिक समय में दहेज की जो बुराई है वो बुराई हमें प्रत्येक जगह फैली हुई दिखाई देती है और दिन प्रतिदिन यह और अधिक तीव्र होती जा रही है। और पिछड़े भारतीय समाज में दहेज प्रथा अभी भी बहुत विकराल रूप में है। और पिछड़े के साथ साथ जो आधुनिक समाज है वहाँ पर भी हमें यह देखने के लिए मिलती है। यदि हम इसके प्रेरक तत्वों को देखने की कोशिश करें कि ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो दहेज लेने और दहेज देने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह उच्च तथा धनवान परिवार में करना चाहता है। यह एक इसका महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व है। लोगों की भ्रमित विचारधारा दहेज को लेकर के कि यदि जो इस तरह की भी मान्यताएं हैं कि यदि कोई दहेज नहीं ले रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ कुछ ना कुछ कमी होगी। या तो इस तरह की जो भ्रमित विचारधारा है वह भी दहेज के लिए प्रेरित करती है, दहेज लेने के लिए, दहेज देने के लिए। जाति प्रथा, अपनी ही जाति में विवाह करना और अब जाति के बाहर विवाह को एक बुराई के रूप में देखना, यह जो एक है यह भी जाति प्रथा का इससे प्रेशर बना रहता है और यह भी एक प्रेरक तत्व के रूप में दिखाई देता है। इसको सोशल कस्टम के रूप में मानते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको, जब आप ब्रह्म विवाह में परिभाषा पढ़ते हैं कि एक माता पिता अपनी आभूषणों से सुसज्जित कन्या को उचित वर ढूंढकर उसको यज्ञ इत्यादि के द्वारा कुछ गतिविधियां संपन्न कर पुत्री का दान देना, इस तरह की परिभाषा जब आप प्राचीन समय से पढ़ते आ रहे हैं तो वो एक सामाजिक प्रथा के रूप में हमारे सामने आता हुआ दिखाई देता है।
अनुलोम विवाह व्यवस्था हमारे समाज में हमें देखने के लिए मिलती है कि अपने से उच्च जाति में विवाह करना या फिर अपनी ही जाति में और उच्च परिवार में, कुलीन परिवार में विवाह की जो व्यवस्था है वह दहेज के प्रेरक तत्व के रूप में दिखाई देती है, और एक दुष्चक्र के रूप में भी हमें दहेज की प्रणाली देखने के लिए मिलती है। और प्रत्येक व्यक्ति अपने पुत्र का विवाह करते समय अपनी पुत्री के लिए उनको विवाह के रूप में कुछ राशि बचा कर रखनी है, या पुत्री के विवाह के लिए दहेज की आवश्यकता होगी। इस तरह से यह जो दुष्चक्र है यह एक दूसरे को कड़ी से कड़ी जोड़ता हुआ हमें समाज में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। दहेज के समाजशास्त्रीय पक्षों को देखने की कोशिश करें तो दहेज के अनेक दोष हमें दिखाई देते हैं, जिसमें यदि हम देखें तो समाज में यह प्रणाली स्वयं में अनैतिक है तथा समाज में भी और अधिक अनैतिकता को यह फैलाती है। हमें भ्रष्टाचार जैसी जो समस्याएं हैं उसके रूप में हमें सामाजिक समस्याएं उभरती हुई दिखाई देती हैं। जो परिवार दहेज देता है वह आर्थिक तंगी का सामना करता है, और ऋण इत्यादि के माध्यम से वह जो परिवार है उन जो वधू वर का परिवार है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। और समाज में अनेक सामाजिक बुराइयां इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। अनेक प्रकार के सामाजिक अपराध इसके रूप में हमें उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। तो निश्चित रूप से ये असामाजिक है, धर्म के विरुद्ध है। यद्यपि धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जो दहेज है वह दहेज को स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन दहेज की प्रणाली प्राचीन समय से चलती आ रही है और सामाजिक रूप से इसको स्वीकार कर लिया गया। और स्त्रियों की निम्न स्थिति का कारण है दहेज प्रणाली, और स्त्रियों की निम्न स्थिति का परिणाम भी है दहेज प्रणाली कि महिला को एक वस्तु के रूप में देखा जाता है, और निश्चित रूप से उनकी जो महिलाओं की जो स्थिति है उस स्थिति को बहुत अधिक निम्न स्तर पर यह पहुंचाता है। दहेज प्रथा के विरोध में चूंकि हम जानते हैं कि एक सामाजिक बुराई है यह, और समाज में अनेक स्तर पर इसका अब विरोध भी किया जाता है, तो इसके लिए अनेक प्रकार के अभियान इसके लिए चलाए गए। और इसी में यदि हम देखें तो सरकारी स्तर पर हम देखने की कोशिश करें तो अनेक कानून इसके लिए बनाए गए, अनेक कानूनी प्रावधान किए गए, जिसमें 1961 में बनाया गया दहेज निरोधक अधिनियम या दहेज निरोधक कानून बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें जो विवाह के समय पर किसी भी प्रकार की वस्तु, नकद इत्यादि को दहेज की श्रेणी में रखा गया, उसकी दहेज की परिभाषा निर्धारित की गई वहाँ पर, और इसके लिए कौन कौन से जो कानूनी स्तर पर जो भी इसके लिए सजा के प्रावधान निर्धारित किए गए। और वे ना सिर्फ वो जो कानूनी प्रावधान हैं वे सिर्फ विवाह के समय बल्कि विवाह के पश्चात भी वह कठोरता से लागू किए गए। बट समाज में हमारे परेशानी ये है कि कानून बनाए तो जाते हैं, लेकिन जब उनके परिणति का समय आता है, जब उनके लागू करने का जो के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए वह प्रॉपर नहीं किए जाते, तो और उनका कहीं ना कहीं अनुचित फ़ायदा भी उठाया जाता है कानूनों का, तो तब फिर जो इस प्रकार के जो कानून हैं उनके कोई बहुत अधिक मायने नहीं रह जाते। सामाजिक स्तर पर दहेज प्रथा का विरोध हमें देखने के लिए मिलता है, और एक समाज के लिए समाज में एक बुराई के रूप में जब इसको देखा जाता है तो लोग इस तरह की जो गतिविधियां हैं दहेज लेने की, दहेज देने की, उनको पब्लिकली डिक्लेयर ना करके उनको वे निजी स्तर पर करते हैं। और निश्चित रूप से ये जो सामाजिक स्तर पर इसके विरोध हैं उसका यह एक परिणाम है। धार्मिक स्तर पर दहेज प्रथा का विरोध किया जाता है, और कहीं भी धर्म के साथ जो दहेज की प्रणाली है उसको नहीं जोड़ा गया है, और ना ही इसको धार्मिक स्वीकृति समाज में प्रदान की गई है। राजनीतिक स्तर पर दहेज प्रथा के जो विरोधी अभियान हैं वो विरोधी अभियान चलाए जाते हैं, सरकार के द्वारा इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। राजनीतिक
पार्टियों के द्वारा, राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनको अनुचित माना जाता है और इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। शैक्षणिक स्तर पर महिला सभी को इसके लिए शिक्षित, इसके लिए चेतनशील, जागरूक करने का प्रयास किया जाता है कि दहेज एक बुराई है, दहेज एक कानूनी अपराध है, दहेज लेना एवं दहेज देना दोनों अपराध हैं। तो यदि इन सब पक्षों को हम समझने की कोशिश करें तो जो दहेज की प्रणाली है उस दहेज की प्रणाली में हमें कुछ कमी हम कर सकते हैं। और यदि इसके परिणाम के रूप में जब हम देखते हैं तो पत्नी को पीटना, गृह हिंसा, नारी हत्या, भ्रूण हत्या और ये सब कहीं ना कहीं दहेज के साथ जुड़ी हुई यातनाएं हैं। और यद्यपि 1961 में भारत सरकार ने दहेज निरोधक अधिनियम बना दिया और इसके अंतर्गत दहेज लेना देना दोनों को अपराध घोषित किया, फिर भी ये जो समस्या है एक कैंसर की तरह हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। दहेज संबंधी हत्याएं लड़की के ससुराल में ही होती हैं और इसके हत्या संबंधी प्रमाण मिटा दिए जाते हैं। आत्महत्या या हादसे के रूप में इसको डिक्लेयर करने की कोशिश की जाती है और चूंकि इनके कोई साक्ष्य नहीं होते तो साक्ष्य के अभाव में अनेक बार जो अपराधी होते हैं वो अपराधी बच जाते हैं। और समस्या ये है कि वर्तमान में समाज इतना विकसित हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्याएं हमें कहीं ना कहीं अभी भी निरंतर देखने के लिए मिलती हैं। तो यदि हम इसको दूर करने के जब हम प्रयास की बात करें तो कानूनी प्रयासों के साथ साथ यदि महिलाएं शिक्षा अच्छी प्राप्त करेंगी, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करेंगी, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करेंगी तो उनके माता पिता को बहुत अधिक उनके दहेज इत्यादि के लिए चिंतित नहीं होना पड़ेगा। तो हम सबको इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है और जब तक व्यक्ति के स्तर पर इसके लिए प्रयास नहीं किए जाएंगे इस प्रकार की समस्याओं से समाधान इनका निकालना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।